वो सिर्फ एक ब्रोकर नहीं था, वो एक तूफान था जिसने सिस्टम को आईना दिखा दिया। किसी के लिए वो चोर था, किसी के लिए देशभक्त, पर शायद असल में वो सिस्टम का सबसे कड़वा सच था। एक आदमी जो इतना ताकतवर हो गया कि बैंक उसकी मुट्ठी में थे, सरकार उसकी चालों को पढ़ नहीं पा रही थी और देश उसे कभी हीरो तो कभी गुनहगार समझता रहा, जिसने बैंकिंग सिस्टम को घुटनों पर ला दिया। एक नाम जिससे डरते थे बैंकर्स और दीवाने थे इन्वेस्टर्स। अगर आप सोच रहे हैं कि मुझे क्या फर्क पड़ता है, तो याद रखिए, ये कहानी आपके पैसों, आपके भरोसे और आपके भविष्य से जुड़ी है। वो एक ऐसा नाम था जिसने पूरे देश के आर्थिक सिस्टम को आईना दिखा दिया, जिसे कभी दलाल स्ट्रीट का अमिताभ कहा गया, बाद में बना भारत का सबसे बड़ा स्कैमस्टर। लेकिन क्या सच सिर्फ इतना ही था, या वो एक मोहरा था किसी और की साजिश में? आज हम जानेंगे उस इंसान की कहानी जिसने इस बाजार को नचाया, सिस्टम को हिलाया और शायद देश को संभाला भी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शुभम और आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इन्वेस्टो मार्क पर, जहां हम डिकोड करते हैं स्टॉक मार्केट के सीक्रेट सिंपल और पावरफुल अंदाज में। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। गुजरात के एक छोटे से गांव में एक बच्चा जो हर रोज स्कूल की फीस के लिए माँ की आंखों में झांकता था, पर वो आंखें सिर्फ आंसू देती थी, जवाब नहीं। एक लड़का जो गरीबी से नहीं, लाचारी से डरता था। उसने ताज नहीं मांगा था, बस इतना चाहता था कि कभी माँ से ये न पूछना पड़े कि पैसे हैं। शायद अब तक आप समझ ही गए होंगे कि हम किसकी बात कर रहे हैं, और अगर नहीं तो रुकिए, अब मैं बताता हूँ। हम बात कर रहे हैं उस शख्स की जिसे कभी दलाल स्ट्रीट का अमिताभ बच्चन कहा गया और आज जिसे लोग इंडिया का बिग बुल भी कहते हैं। नाम है हर्षद शांतिलाल मेहता। एक ऐसा नाम जिसने पूरे सिस्टम को हिला कर रख दिया। एक लड़का जिसने सपने देखे। हर्षद मेहता का जन्म 29 जुलाई 1954 को पनेल मोटी, राजकोट, गुजरात में हुआ था। पिता टेक्सटाइल बिजनेसमैन, माँ हाउसवाइफ, पर स्ट्रगल कांस्टेंट थी। उनका बचपन मुंबई के कांदीवली में गुजरा। उन्होंने होली क्रॉस बेरोन बाजार सेकेंडरी स्कूल से पढ़ाई की। लाजपत राय कॉलेज से मेहता ने बीकॉम की पढ़ाई की। 8 सालों तक उन्होंने छोटी मोटी नौकरियां की। उनकी पहली नौकरी न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड में बतौर सेल्स पर्सन की थी। फिर उन्होंने हरिजीवन दास नेमीदास सिक्योरिटीज नाम की ब्रोकरेज फर्म में क्लर्क की नौकरी की, पर नजरें थी दलाल स्ट्रीट के उस फ्लोर पर जहां करोड़ों उड़ते थे। हर्षद क्लर्क जरूर था, लेकिन सिस्टम को डिकोड करना शुरू कर चुका था। वो सिर्फ शेयर नहीं खरीदता था, साइकोलॉजी पढ़ता था, क्योंकि उसे पता था डर और लालच ही असली इंडिकेटर्स होते हैं। और तभी तो हर्षद मेहता अक्सर कहता था, रिस्क है तो इश्क है। स्कूल में एवरेज लेकिन दिमाग तेज, रिस्क लेना और क्यूरियोसिटी ही उसकी असली ताकत थी। मार्क जहां लोग सिर्फ दाम देखते थे, हर्षद वॉल्यूम और डिमांड में साइकोलॉजी को पढ़ता था। उसने समझा कि मार्केट डर और लालच से ही चलता है, और वही उसका प्लेग्राउंड बना। और 1984 में हर्षद ने बनाई अपनी ब्रोकरेज फर्म ग्रो मोर रिसर्च एंड असेट मैनेजमेंट, और बीएससी में बतौर ब्रोकर मेंबरशिप ली। मेहता ने मार्केट के हर पैंतरे प्रसन्न परिजीवन दास से सीखे। मेहता को बिग बुल कहा जाता था क्योंकि उसने स्टॉक मार्केट में बुल रन शुरू किया था। अब वो सिर्फ क्लर्क नहीं था, अब वो खुद किंग मेकर बन चुका था। लेकिन ये सिर्फ शो नहीं था, असली खेल था। बैंकिंग सिस्टम का सबसे बड़ा लूप होल, रेडी फॉरवर्ड डील यानी आरएफडी। आगे बढ़ने से पहले समझते हैं उस दौर में बैंक कैसे काम करते थे। 1990 में बैंकों को शेयर बाजार में डायरेक्टली इन्वेस्ट करने की इजाजत नहीं होती थी। वो सिर्फ सरकारी बॉन्ड्स या सिक्योरिटीज में ही अपना पैसा लगा सकते थे। लेकिन एक रास्ता था, रेडी फॉरवर्ड डील, जिसमें एक बैंक गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को बेचने का वादा करता और तय समय पर उन्हें थोड़ा महंगे दाम में वापस खरीदता। इस प्रोसेस में एक
कागजी दस्तावेज बनता जिसे कहते थे बैंक रिसिप्ट यानी बीआर। रेडी फॉरवर्ड डील सिस्टम का सबसे कमजोर लिंक। अगर किसी बैंक के पास उस वक्त सिक्योरिटीज नहीं होती तो वो सिर्फ एक बीआर इशू कर देता, एक कागजी वादा। हर्षद मेहता ने इसी वादे को हथियार सिस्टम के लूप होल से बना एक अंपायर। हर्षद मेहता ने एक ऐसा जाल बुना जो नकली बीआर से शुरू हुआ और करोड़ों के मुनाफे तक जा पहुंचा। ये वो खेल था जहां कागजी वादे असली पैसे में बदल जाते थे। आइए समझते हैं ये स्कीम कैसे काम करता था। एक बैंक रिसिप्ट बनाए जाते बिना किसी गवर्नमेंट सिक्योरिटी के और उन्हीं के दम पर उठाया जाता करोड़ों का फंड। जैसे एसबीआई से 500 करोड़, इतनी बड़ी रकम कि एक पल को कैलकुलेटर भी शर्मा जाए। और एसबीआई को जो बीआर दिया गया था वो असली नहीं था और जब सच सामने आया तो एसबीआई को कोलैप्स से बचाना पड़ा। देश के सबसे बड़े बैंक को भी ये पता नहीं चला कि 500 करोड़ एक कागज के टुकड़े के भरोसे दे बैठा है और ये पैसा सीधा स्टॉक मार्केट में जाता जहां हर्षद कीमतें ऊपर चढ़ाता और मुनाफा को बटोरता। पंप एंड डंप का जादू। अब सोचिए, एसीसी का एक शेयर जो 1991 में सिर्फ 90 दिनों में 9,000 तक पहुंच गया। ये कोई चमत्कार नहीं था, ये हर्षद मेहता का बनाया हुआ इल्यूजन था। डिमांड क्रिएट नाम ही ब्रांड बन गया। हर्षद अब सिर्फ ब्रोकर नहीं रहा, वो एक सेलिब्रिटी बन चुका था। टीवी, न्यूज़पेपर, इंटरव्यूज में हर जगह उसका नाम गूंजता था। फेक बीआर जिनसे करोड़ों का तिलिस्म खड़ा किया गया, अरमानी सूट्स, इम्पोर्टेंट मर्सिडीज, सी फेसिंग फ्लैट, पॉलिटिशियन कनेक्शन, हर चीज में चमक थी। उसका वर्ली पेंट हाउस 15,000 स्क्वायर फीट, मिनी गोल्फ और प्राइवेट पूल के साथ जैसे सपनों का महल। हर्षद के पास 29 से ज्यादा लग्जरी गाड़ियां थी और उसकी लाइफ स्टाइल खुद एक ब्रांड बन गई। 1992 तक वह देश का सबसे बड़ा टैक्स पेयर बन चुका था। 24 करोड़ का टैक्स, इतना कि सरकार भी चौंक गई। अब हर्षद सिर्फ दलाल स्ट्रीट का हीरो नहीं, फिनांस मिनिस्ट्री की नजरों में गोल्डन बॉय भी बन चुका था। लेकिन जब हर चीजें परफेक्ट लगने लगे वहीं से असली कहानी शुरू होती है। एक सरकारी बैंक और 500 करोड़ किसी एक ब्रोकर को, और वो भी बिना किसी एक्चुअल सिक्योरिटी के। यही थी वो डील जिसने सुचिता दलाल को सोचने पर मजबूर कर दिया कि सिस्टम इतनी गहरी नींद में था कि 500 करोड़ जैसे आंकड़े भी उसे जगा नहीं सके। और बस यहीं से शुरू हुआ भारत के सबसे बड़े फाइनेंशियल स्कैम का पर्दाफाश। सुचिता दलाल की कलम ने खोल दी सिस्टम की आंखें। एक महिला पत्रकार ने उजागर किया कि हर्षद मेहता नकली बीआर से बैंकों से हजारों करोड़ निकाल रहा है। 23 अप्रैल 1992 टाइम्स ऑफ इंडिया में जैसे ही खबर छपी पूरे देश की सांसें थम गई। दलाल स्ट्रीट सन्नाटे में डूब गया। ये सिर्फ 4,000 करोड़ का स्कैम नहीं था, ये एक सिस्टेमेटिक कोलैप्स था। सीबीआई ने तुरंत हरकत में आकर हर्षद के वर्ली ऑफिस पर छापा मारा और कुछ ही दिनों में दलाल स्ट्रीट का अमिताभ अब हथकड़ियों में था। 70 से ज्यादा आपराधिक मामले, 600 से अधिक सिविल केस, हर एक मामला उसी सिस्टम की कमजोरी की गवाही दे रहा था जिसे हर्षद ने हथियार बना लिया था। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, 4,000 करोड़ के स्कैम का असली चेहरा सामने आया जो आज के हिसाब से 33,000 करोड़ से ज्यादा होता। हाँ बिल्कुल, आप सही सुन रहे हैं, 33,000 करोड़। एसबीआई, आरबीआई, पीएनबी, स्टैंडर्ड चार्टर्ड जैसे नाम जांच के घेरे में आ चुके थे। अब ये सिर्फ दलाल स्ट्रीट की खबर नहीं थी, ये इंटरनेशनल हेडलाइंस बन चुकी थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक हर्षद के स्विस बैंक अकाउंट में $27 मिलियन यानी 100 करोड़ से ज्यादा जमा थे। लेकिन कहानी यही नहीं रुकी। 1993 में हर्षद ने एक और धमाका कर दिया। उसने दावा किया कि उसने तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव को 1
करोड़ की रिश्वत दी थी। हालांकि सरकार और सीबीआई दोनों ने इस आरोप को सिरे से खारिज कर दिया। अब ये सिर्फ स्कैम नहीं रहा, ये बन चुका था सिस्टम वर्सेस हर्षद की सियासी लड़ाई। पर क्या सच इतना आसान होता है? क्या हर कहानी बस काले या सफेद रंगों में लिखी जाती है? क्या हर्षद सिर्फ एक धोखेबाज था, या वो एक ऐसा मोहरा था जिसे देश की मजबूरी ने इस्तेमाल किया? अब जरा तस्वीर का दूसरा पहलू भी देखिए, जो शायद ही आप जानते होंगे। कौन था ये हर्षद? सच में विलेन था या फिर हम सब की कलेक्टिव गलती? 1991 जब भारत की इकोनॉमी आईसीयू में थी, देश के पास फॉरेन रिजर्व में सिर्फ 1.2 बिलियन डॉलर बचा था, मतलब सिर्फ 15 दिनों का खर्चा। बस सरकार को मजबूरी में अपना सोना गिरवी रखना पड़ा और 47 टन गोल्ड विदेश भेजा गया ताकि आईएमएफ से 2.2 बिलियन डॉलर का बेल आउट लिया जा सके। आईएमएफ ने भी साफ कहा, मार्केट खोलो, सरकारी कंपनियां बेचो, विदेशी निवेश लाओ। अब सरकार को चाहिए था एक बुलिश स्टॉक मार्केट ताकि इन्वेस्टर का भरोसा बना रहे, क्योंकि अगर पीएसयू की शेयर की कीमतें गिरती तो प्राइवेटाइजेशन की पूरी प्लानिंग रह जाती। और यहीं पर एक नाम सामने आया, हर्षद मेहता। उसने शेयर बाजार में जबरदस्त पैसा लगाया, पीएसयू स्टॉक ऊपर गए, बाजारों में फेक बुलिश कॉन्फिडेंस आया और देश कुछ समय के लिए आर्थिक तबाही से बच गई। रिपोर्ट्स के अनुसार हर्षद मेहता को कुछ बड़ी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से इनडायरेक्ट सपोर्ट मिला, क्योंकि सब चाहते थे कि बाजार गिरे नहीं, दिखावे में ही सही बट स्टेबल लगे। अब सवाल उठता है, कौन था हर्षद? सिस्टम का हीरो या खुद गर्ज मैनिपुलेटर? जो आदमी देश को गिरने से बचा रहा था, क्या वही देशद्रोही था? क्या ये स्कैम था या एक देशभक्ति भरा जुआ? जब देश संकट में था, एक आदमी ने मार्केट को जिंदा रखा। शायद वो चोर नहीं था, शायद वो सरकार का अनकहा हथियार था। 47 की उम्र और तख्त से ताबूत तक का सफर, जेल की दीवारों में हर रात वो खुद से ही एक सवाल पूछता था, क्या मैं सिर्फ एक कौन था या वो चेहरा जिसे असली ताकतों ने आगे किया? 31 दिसंबर 2001 थाने जेल में सीने में तेज दर्द और रातों रात उसे अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वो कभी लौट कर नहीं आया। न कोई शोर, न कोई विदाई, सिर्फ सन्नाटा। 47 की उम्र में दलाल स्ट्रीट का तख्त छोड़ ताबूत तक का सफर यही खत्म हुआ। जिसने सिस्टम को हिलाया वही सिस्टम की दीवारों में दम तोड़ गया। सवाल ये नहीं है कि हर्षद कैसे मरा, सवाल ये है कि कौन बच गया। क्या ये मौत थी या सिस्टम का क्लीन अप? हर्षद चला गया लेकिन पीछे छोड़ गया वो सवाल, क्या वो गुनहगार था या सिस्टम का शिकार? जीनियस था या बस लालची, या शायद दोनों? एक स्कैमस्टर, एक मोहरा, या एक अनजाना देशभक्त जिसे समय से पहले मिटा दिया गया? शायद वो एक भूल था या शायद एक जरूरी चिंगारी। जो भी हो, अब फैसला आपके हाथ में है कि आप क्या सोचते हैं। ये सिर्फ एक घोटाला नहीं था, ये वो घटना थी जिसने भारत के फाइनेंशियल हिस्ट्री को बदल दिया। सेबी को ताकत मिली, एनएसई बना, शेयर बाजार ऑनलाइन हुआ, ट्रांसपेरेंसी आई और आम आदमी इन्वेस्टिंग की तरफ खींचा चला आया। डीमेट, एसआईपी, म्यूचुअल फंड्स जो आज नॉर्मल है, वो शायद शुरू हुआ एक आदमी की गलती या हिम्मत से। ये कहानी यही खत्म नहीं होती, हर बार दोहराई जाती है। जब हम हाइप पर आंख बंद करके भरोसा करते हैं, हर्षद चला गया पर लालच आज भी जिंदा है। कितनी बार हम खुद को ही धोखा देते हैं उम्मीद के नाम पर, ग्रीड के नाम पर। दोस्तों, शेयर बाजार में सिर्फ पैसों की नहीं, भरोसे की भी कीमत होती है। अगर ये कहानी आपको सोचने पर मजबूर कर दिया हो तो एक लाइक जरूर करें और कमेंट में बताइए आपकी नजर में हर्षद कौन था। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक याद रखिए, ज्ञान ही सबसे बड़ा निवेश।